वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शहरनामा में मैं हूँ आपकी होस्ट रुकाशा गुल। नाज़रीन, हर इंसान आसमानों की वुसअतों तक उड़ने का ख्वाब लेकर पैदा होता है और शायद इसी ख्वाब ने अलिफ लैलवी दास्तानों को उड़न खटोले का तस्वुर दिया। जब बात हो उड़ने की तो फिर सबसे पहले एक ही नाम जहन में आता है और वो है बुलंद परवाज और तुर्श नजर रखने वाला शाहीन। जब शाहीन का जिक्र हो तो शाहीनों के शहर का तज़किरा भी जरूरी हो जाता है। और आज जिस शहर लेकर जा रही हूँ आपको, उसे ना सिर्फ शाहीनों का शहर कहते हैं बल्कि यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी पत्थर की मार्केट है और साथ ही साथ इसे सिट्रस रीजन भी कहा जाता है। तो आइए अपने सफर का आगाज करते हैं और चलते हैं शाहीनों के शहर। चुकी हूँ पंजाब के खूबसूरत शहर सरगोदा में। अब अगर तारीख के हवाले से बात करें तो पता चलता है सरगोदा नाम को लेके दो रिवायात हैं। एक तो ये कि सरगोदा संस्कृत के लफ्ज सवर्गा धामा से माखूज है, जिसका मतलब है आसमानी ठिकाना। और एक और मोतबर रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि सरगोदा दो अल्फाज का मुरक्कब है, यानी सर और गोदा। सर का मतलब चश्मा और गोदा एक हिंदू जोगी था। कहा जाता है कि जहां आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और म्युनिसिपल कमेटी के दफातर हैं, यहाँ से कभी एक चश्मा गुजरा करता था और उसके पास ही एक कुटिया थी जिसमें एक जोगी रहा करता था गोदा नामी। तो उसकी मुनासबत से इसका नाम सरगोदा यानी गोदा का चश्मा रख दिया गया। अगर देखा जाए तो तारीख की कई बाअसर शख्सियात के ज़ेरे अताब रहा है ये खित्ता, जिसमें महमूद गजनवी, सिकंदर आजम, चंगेज खान, शेर शाह सूरी और अहमद शाह दुरानी वगैरह शामिल है। और मॉडर्न सिटी की बुनियाद 1903 में रखी गई और कहा जाता है कि किराना पहाड़ियों की वजह से इसे किराना बार भी किसी दौर में कहा जाता था और ये प्लान्ड सिटीज में से एक सिटी कहलाता है। दरियाए चनाब और झेलम के दरमियान ये खित्ता चच दोआब का इलाका है। 1940 में सरगोदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना और 1960 में इसे डिविजनल हेडक्वार्टर का दर्जा दिया गया। जिला सरगोदा 7 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिसमें तहसील सरगोदा, कोट मोमिन, भलवाल, शाहपुर, सिलावाली, साहिवाल और भेरा शामिल हैं। जिला सरगोदा का कुल रकबा 5,854 मुरब्बा किलोमीटर है। जिला की कुल आबादी 37,03,588 नफूस पर मुश्तमिल है, जिसमें मर्दों की तादाद 18,72,170, खवातीन की तादाद 18,31,114 और 304 ख्वाजा सरा शामिल हैं। सरगोदा पाकिस्तान का 11वां बड़ा शहर है। यहाँ बसने वाले कबाइल और बरादरियों में वड़ाइच, गोंदल, रांझा, मेकन, टवाना, खिच्ची, भट्टी, चद्दड़, जोया, चीमा, सपराह, बाजवा, घुम्मन, सहल, हंजरा, भुट्टा, लाली, विर्क, पंजोथा, निस्वाना और सिंधु शामिल हैं। यहाँ पंजाबी जुबान के ज़ेली लहजे माझी और शाहपुरी बोले जाते हैं। जिला सरगोदा से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात में बहुत से ऐसे नाम शामिल हैं जिन पे ये धरती बरसों तक रश्क करती रहेगी। इन मशाहीर में साबिक वजीर आला मुत्तहिदा पंजाब मलिक खिजर हयात टवाना, मलिक उमर हयात टवाना, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान फेरोज खान नून, साबिक वजीर खजाना पाकिस्तान एहसानुल हक पराचा, हिलाले इम्तियाज पाने वाले मेजर जनरल मोहम्मद आरिफ वड़ाइच, साबिक ISI चीफ हमीद गुल, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी अनवर अली चीमा, पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज, क्रिकेटर नवीद लतीफ, क्रिकेटर एजाज चीमा, अदाकारा नीलो बेगम, शायर और कॉलम निगार वसीशा, डॉक्टर वजीर आगा और फोक सिंगर मलकू का ताल्लुक भी सरगोदा से है।
जिला सरगोदा के तालीमी मयार को देखें तो यहाँ की शराखानदगी है 63% और तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पर सरकारी स्कूल्स की कुल तादाद 1923 जबकि निजी स्कूल्स की कुल तादाद 759 है। इसके अलावा यहाँ पर 39 सरकारी कॉलेजेस हैं और 82 निजी कॉलेजेस हैं। एक यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए और इसके साथ साथ 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस भी हैं। स्कूल लेवल पर असातिज़ा और प्रिंसिपल समेत दीगर अमले की जो कुल मंजूर शुदा सीट्स हैं वो तकरीबन 18,156 हैं, जिनमें से ताहाल 4,547 सीट्स खाली हैं। असातिज़ा की कमी के बायस पेरेंट्स को रुख करना पड़ता है निजी इदारों का, जिसका नतीजा निकलता है भारी फीसें और एक बहुत बड़ी परेशानी। तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि इन खाली आसामियों पर भर्ती का काम जल्द अज जल्द किया जाए ताकि वालिदैन की इस परेशानी का जल्द अज जल्द हल निकले और यहाँ के तालीमी मयार को मज़ीद बेहतर किया जा सके। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला सरगोदा के एक तारीखी तालीमी इदारे के बाहर जिसे कहा जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। इस इदारे की बुनियाद रखी गई थी शाहपुर डिस्ट्रिक्ट में वाक़े ओब्रायन इस्लामिया हाई स्कूल के नाम से 1916 में। फिर इस स्कूल लेवल का दर्जा बढ़ाया गया 1929 में और नाम रख दिया गया डी मोंटमोरेंसी कॉलेज। और फिर क्या हुआ कि 1932 में इसी कॉलेज को ग्रेजुएट लेवल पर अपडेट किया गया और जब 1940 में सरगोदा को जिला का दर्जा दिया गया तो सफर मुकम्मल करते 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 1946 में ये जो डी मोंटमोरेंसी कॉलेज था इसे गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा करार दे दिया गया और सरगोदा में शिफ्ट कर दिया गया। और फिर इस तरह एक तवील सफर के बाद 22 नवंबर 2002 को इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया और आज यहाँ पर तकरीबन 20,000 से ज़ायद तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। शहर सरगोदा के ऐन दरमियान में 4 बाजारों के संगम पर गोल चौक मस्जिद एक मजहबी और तारीखी विरसा है। इस मस्जिद की तामीर से पहले यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था और इस चौक को गोल खूह कहा जाता था और इसी मुनासबत से इस मस्जिद को गोल खूह वाली मस्जिद भी कहा जाता था। इस मस्जिद की तामीर 1957 में मुकम्मल हुई और 1951 में इसका संगे बुनियाद रखा गया। इस मस्जिद की तामीर भारत से हिजरत करके आने वाले मौलाना कारी जलीलुर रहमान सदीकी की निगरानी में हुई। ये मस्जिद 200 से ज़ायद दुकानों पर मबनी है और एक वक्त में यहाँ पर 5,000 के करीब नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं।
इसके 3 खूबसूरत गुंबद और 4 बुलंदो बाला मीनार इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। नाज़रीन, सेहत इंसान का बुनियादी हक है और ये हक अदा करने के लिए हुकूमत किस तरह से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, 9 तहसील हेडक्वार्टर हैं, 12 दही सेहत के मराकज़ हैं, 117 बुनियादी सेहत के मराकज़ हैं, 17 यहाँ पर दही डिस्पेंसरीज़ हैं, 19 MCH सेंटर्स हैं और तकरीबन 34 ज़ेली सेहत के मराकज़ हैं। यानी कुल मिला के कोई 219 इदारे यहाँ पर सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर समेत दीगर अमले की कमी की वजह से पेशेंट्स को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ यहाँ पर अद्वियात की जो अदम दस्तयाबी है उसकी वजह से यहाँ के मरीजों को बाहर से महंगे दामों अद्वियात खरीदनी पड़ती हैं और जो यहाँ पर लवाहिकीन उनके साथ आते हैं उनके लिए कोई बैठने का, कोई आराम का बेहतरीन इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें वार्ड में ही ज़मीन पर बिस्तर लगा के बैठना पड़ता है। और ये वो बेसिक इश्यूज़ हैं जिसकी तरफ फ़ौरन से हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। नाज़रीन, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आई हुई हूँ और मेरे फ्रेम में आपको इतनी ज़्यादा बॉटल्स नज़र आ रही हैं, बोतलें नज़र आ रही हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे शो का मकसद है आपको तारीख दिखाना, आपको सकाफत दिखाना, लेकिन तारीख की कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना जो अब नायाब होती जा रही हैं और जिन्हें बने हुए, जिन्हें तख्लीक हुए सैकड़ों साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो आप कह रहे होंगे कि इस बोतल में ऐसी आखिर क्या ख़ास बात है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि इस बंदे ने मेरे साथ वादा किया था कि इसने पैसे देने हैं मेरे, इसने कर्ज लिया हुआ था, लेकिन वो ऐन वक्त पे बदल गया, गोली दे गया। तो गोली देने वाले बंदे तो हमने बड़े देखे हैं, ठीक है, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ गोली वाली बोतल। और इसमें ऐसी क्या खास बात है, सबसे पहले तो हम उससे मिलते हैं ना जिसने ये जो खजाना है छुपा के रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप इतने डरे डरे क्यों हैं? मैं बॉटल्स लेके नहीं जाऊंगी, आप टेंशन ना लें। जी ठीक है। बात कुछ यूं है कि ये जो बोतल है ये नायाब हो चुकी है। हमने सरगोदा की जब सैर की तो हमने देखा बाहर दुकानों के बाहर लिखा हुआ है कि ये बोतलें 1930 की हैं, 1932 की हैं, 1936 की हैं। तो मैंने कहा एक बोतल में ऐसी क्या खास बात है कि ये 1907 लगाया हुआ है। तो हम यहाँ आके जब दरियाफ्त करना चाहा तो पता चला कि इस बोतल को अब आई थिंक ये बनती नहीं है और मिलती भी नहीं है। और कहते हैं कि जिस घर में ये बोतल हो ना उस घर में हम डाके भी मार लेते हैं, मतलब ये लोग मार सकते हैं डाका। ये बोतल जहाँ होगी ये लोग पहुंच जाएंगे। अब मुझे ये बताएं कि आपने ये बोतलें कैसे इकट्ठी की हैं? ये हमारे जो से ना परदादा अबू थे, उन्होंने काम शुरू किया था इस बोतल से, सोडा वाटर। अच्छा। फिर वहीं से ये स्टार्ट होती आई है। फिर हमारे दादा अबू, वालिद साहब, आगे हम आगे। सही। ये फिर 2008 से बाद आनी ये बोतल बंद हुई। हाँ, तो आप तो इसको बड़ा संभाल के रखते होंगे ना। लोग तो अपने कोई कीमती चीजें संभाल के रखते हैं, जान से भी ज्यादा सरमाया है ना, जान से भी ज्यादा जिंदगी का सरमाया इनके लिए सिर्फ ये बोतल है। और आपने वहाँ लिखा है कि अगर ये बोतल टूट गई तो 700 रुपया जुर्माना होगा, क्यों, वजह? ये अक्सर आते हैं ना लड़के वगैरह, शैतानी वगैरह करते हैं, बंडा निकालने की कोशिश करते हैं जानबूझ के, वो तोड़ते, फिर उनसे हम लेते हैं पैसे। सही। मुझे ना अभी तक समझ नहीं आई कि ये गोली वाली बोतल है, खुलती कैसे है, दोबारा गोली इसमें डलती कैसे है? इसके अंदर बंटा है। अच्छा। और ये लगा हुआ है इसके प्लास्टिक का रिंग। अच्छा। इसमें जब भराई होती है ना, प्रेशर से बंटा ऊपर करके दिखाएं जरा मुझे। और ये बोतल है, इसके अपना आवाज आएगी? अच्छा आएगी आवाज। ये खुल गई है। तो वो बंटा वापस कैसे आएगा? वो मशीन से प्रेशर के जरिए। अच्छा, आम कोई चीज नहीं। मैं भी खोल के देखूं? वैसे जो हमारी आजकल की ठाई है ना उसकी ज्यादा आवाज आती है। हाथ रख के ऊपर डब्बे से। अच्छा, इस पे हाथ रख के। अरे वाह, मजेदार चीज है ये, दिल करता है सारी खोल दूं। तो दोस्तों, ये है वो गोली वाली बोतल। ये मेरी पूरी टीम पिएगी, ठीक है, यहाँ से ब्रेक लेने के बाद। ये है वो गोली वाली बोतल जो हमने दरियाफ्त की और पता नहीं क्या क्या कर ली है। मतलब ये अभी तक पूरे पाकिस्तान में मैं कहीं भी गई ना, मुझे यहीं पे नजर आई है। बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, मतलब अगर देखा जाए ना पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में इनका भी अब शुमार होता है। तो अब मैं आपसे लेती हूँ यहाँ पे इजाजत, 1-2 बोतलें, बल्कि खोल लूं? जी खोल। ये नो कैमरा बंद करने के बाद कहें बाजी तुसी नहीं बोतलों की खोलती हैं, साइलेंट खड़े में हैं। ये बात। तो अब मैं पीने लगी हूँ गोली वाली बोतल और आपको मिलती हूँ किसी और स्पॉट पे।
सरगोदा में अगर जराइम की शरह और महकमा पुलिस की कारकर्दगी की बात करें तो यहाँ पर मवेशी, कार, मोटरसाइकिल चोरी समेत कत्ल और मनशियात की खरीदो फरोख्त के जो वाक़यात हैं वो एक मामूल है। और यहाँ पर नज़्मो ज़ब्त, अमनो अमान कायम करने के लिए टोटल जो थाने हैं वो 27 हैं, 6 पुलिस चौकियाँ हैं, 7 सर्कल हैं। और यहाँ पर जो पुलिस की नफरी है वो देखी गई है कि तकरीबन 2800 के करीब है, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी के लिए जो मतलूबा नफरी है वो 14,000 के करीब है, क्योंकि यहाँ की ज़िला की जो आबादी है वो तकरीबन 45 लाख के करीब है। तो ये नफरी उसके बरक्स बहुत कम है। और ये जो महकमा है उसे बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, जैसे कि जो अफसरान हैं उन्हें एडिशनल चार्ज के साथ काम करना पड़ता है, और जो अहलकार हैं उन्हें ड्यूटी आवर्स उनके एक्स्ट्रा कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से तसल्ली बख्श जो कारकर्दगी वो देखने में नहीं आती। और ये जो महकमा है ये जदीद टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट से महरूम है। ज़िला सरगोदा का पंजाब के ज़रखेज़ तरीन खित्तों में शुमार होता है। ज़िला का 12,76,887 एकड़ रकबा काबिल काश्त है, 72,364 एकड़ रकबा काबिल काश्त फजला है, 1,10,491 एकड़ रकबा जंगलात पर मुहित है, जबकि 1,06,136 एकड़ रकबा नाकाबिल काश्त है। यहाँ 12,60,059 एकड़ अराजी नहरी पानी से सैराब होती है, जबकि 16,828 एकड़ रकबा बारानी है जो बारिशों की लपेट में रहता है। यहाँ शीशम, किक्कर और सिमल के दरख्तों की बहुतात है। जिला की अहम फसलों में गंदम, गन्ना, चारा, चावल, लीमू, माल्टे, संतरे और किन्नू शामिल हैं। ये जिला सिट्रस के हवाले से निहायत अहमियत का हामिल है और किन्नुओं की पैदावार में ये खित्ता यदे तूला रखता है। लेते ही हमारे जहन में एक ही चीज आती है, यहाँ की सरजमीन से पैदा होने वाला जायकेदार किन्नू। और किन्नू यहाँ पर पैदा होता है 1.4 मिलियन एकड़ रकबे पर। यहाँ पर आपको रेड ब्लड, मौसमी, किन्नू, माल्टा समेत सिट्रस की 60 से ज्यादा इकसाम मिलती हैं। और जो यहाँ से सालाना किन्नू पैदा होता है वो है 12,60,000 टन, माशाल्लाह। और ये जो पैदावार है ये मजमूई मुल्की पैदावार का 60% है। इस वक्त मैं भी किन्नुओं के बागात से घिरी हुई हूँ और जाने लगी हूँ विजिट करने। मजीद आपको बताती हूँ कि किन्नुओं के फायदे क्या हैं। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ किन्नू के बागात की सैर को और अपने लिए कोई तरोताज़ा सा, वैसे तो ये सारे किन्नू ही बड़े तरोताज़ा है, लेकिन मैं ना खूबसूरत सा किन्नू ढूंढ रही हूँ। व्यूअर्स, मैं हैरान हो गई हूँ अल्लाह ताला की कुदरत से कि इतने तोहफे, इतना करम, इतना कुछ। और फल तो वैसे ही बहुत बड़ी नेमत है। ये मुझे लगता है कि खट्टा हो जाएगा, कोई डिफरेंट सा होना चाहिए ये, क्योंकि ना जितना मैंने बोलना है ना, मुझे एनर्जी चाहिए और फलों से बेहतर एनर्जी किसी चीज़ में नहीं हो सकती। तो मैं आपको बताने वाली थी किन्नू के फ़ायदे। देखें, तमाम फलों के बड़े फ़ायदे होते हैं, लेकिन हर चीज़ सीजनल होती है। अब चूँकि मौसम सरमा है और इसमें हमारे पास जो तोहफ़ा है वो किन्नू का तोहफ़ा है और इसी से हमने फ़ायदा उठाना है। अब अगर बात करें किन्नू में, सबसे ज़्यादा हमारे जहन में सबसे पहले एक चीज़ आती है विटामिन सी, जो हर चीज़ के लिए बेहतरीन है। और ये किन्नू विटामिन सी की दौलत से माला माल है। सरतान, कैंसर जैसी बीमारी से बचा जा सकता है इस किन्नू से, दवाइयों से बचा जा सकता है इस किन्नू की वजह से। अगर आप एक ग्लास किन्नू, वो कहते हैं ना एक चुटकी सिंदूर, अगर आप एक ग्लास जो किन्नू का है वो रोज़ाना पीते हैं ना, तो नाज़रीन आपको किसी तरह की गुर्दे की बीमारी का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी बचत हो जाएगी चुटकियों में। आपका दिल, जिस पे आपकी पूरी बॉडी चल रही है, अगर वो फिट नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। तो ये किन्नू का एक ग्लास जूस आपने अपने दिल के लिए भी पीना है। फिर उसके बाद जिल्द हमारी जो है, हम एज की तरफ जा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो हमारी स्किन पे झुर्रियाँ, फिर छोटे छोटे दाग धब्बे, और स्किन हमारी वो वैसे नहीं रहती जैसी एक फ्रेश यंग स्किन होती है, तो उसके लिए भी आपने किन्नू का जूस पीना है। उसके बाद आपका जो ब्लड प्रेशर है, आजकल कौन बंदा नहीं है जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है, जिसको शुगर नहीं है, परेशानियाँ, डिप्रेशन, आगे बढ़ने की जल्दी, सब कुछ।
सब कुछ होगा, किन्नू के साथ सब कुछ हो सकता है। तो आपने किन्नू खाने हैं, ये सारी बीमारियों को पिछाड़ देना है, आगे बढ़ना है लाइफ में एक किन्नू के सहारे। किन्नू प्रोसेसिंग यूनिट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं कि कैसे माल्टे का बनाव सिंगार किया जा रहा है। इस सारे प्रोसेस में होता कुछ यूँ है कि पहले बाग से किन्नुओं को तोड़ लिया जाता है, फिर इस यूनिट पर लाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर अनलोडिंग होती है किन्नुओं की। देन उनको वॉश किया जाता है, सफाई की जाती है। उसके बाद होती है उसकी पॉलिश और पॉलिश के बाद उसको कुछ देर सुखाया जाता है। देन उसको साइज की बुनियाद पे डिवाइड किया जाता है। छोटे साइज के किन्नू अलग से पैक होते हैं, बड़े अलग से, क्वालिटी वाइज पैक किया जाता है। और इस तरह से ये किन्नू हम तक पहुंचता है, आप तक पहुंचता है, मुल्क में हर जगह पहुंचता है और मुल्क से बाहर भी जाता है। तो ये है हमारा पाकिस्तान सरगोदा का किन्नू जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि हम सरगोदा शहर की इसकी तहसीलों की सैर कर रहे हैं और सरगोदा की पहचान किन्नू, यहाँ का सिट्रस फ्रूट, उनके बागात की मैं आपको सैर करवा रही थी। ये तो बड़ी खूबसूरत बात है और हमारी सरजमीन का ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इसी के बरक्स एक और बड़ी नेगेटिव चीज़ देखने को मिली है कि ये जो सारी ज़मीनें हैं इनको नहरी पानी दस्तयाब नहीं है। और इस वक्त मैं 95-96 जनूबी के रकबे पर मौजूद हूँ। किसी दौर में इस इलाके में 70 से 80% रकबे पर बागात हुआ करते थे और अब इसमें शदीद कमी देखने में आई है, जिसकी वजह है कि यहाँ पर नहरी पानी दस्तयाब नहीं है। फिर उसके अलावा यहाँ पर पानी की चोरी है, भल सफाई का ना होना है और ये हमारे किसान लोग कह लें और यहाँ के आबाई लोग ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी कि आखिर मसला क्या है, इन बागात में कमी की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एजाज है, 96 जनूबी से। अच्छा जी सर, मुझे बताइएगा कि बागात में शदीद कमी इतनी तेज़ी से क्यों? ये नहरी पानी का मसला, असल बेसिक तो मसला नहरी पानी का। हाँ जी। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस इलाके का जो असल पानी है वो नमकीन है। बिल्कुल। और मैं ये भी देख रही हूँ कि हम पानी लगाते हैं उससे फसलें और खराब हो रही हैं हमारी। सही। तो महकमे को हम 15 दिन 20 दिन महीने में एक बार जाके एप्लीकेशन भी देते हैं, सारे इकट्ठे होकर जाते हैं, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं होती। अच्छा ये बताएं कि पानी टेल पे पानी की क्या सूरत हाल है? टेल पे पानी आता ही नहीं है, अगर आए भी तो थोड़ा थोड़ा आता है जिससे हमारी जरूरत पूरी नहीं होती। सही। और मैं ये देख रही हूँ कि ये जमीन बिल्कुल बंजर होती नजर आ रही है। बहुत ही अच्छे रकबे थे, लेकिन अब आप देख ले नीचे कैमरा करके ये वाइट हो चुकी है, कलर निकल आया, सिर्फ पानी की कमी की वजह से है। तो इसका फ्यूचर तो यही है कि ये बागात ये बागात खत्म हो गए हैं, बल्कि खत्म, ये तो थोड़े बहुत पौधे रह गए हैं। किन्नू तो हमारा जो असल है पूरी दुनिया में मशहूर है सरगोदा का। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, ये किसकी नाअहली है? ये नाअहली महकमा नहर की है, ज़ाहिर है जिनके जुम्मे है सारा ये सिलसिला। सही। तो हम तो ये करते हैं कि यहाँ से हमें जो पानी मिलता है ना, जो पुराना जो सिस्टम अंग्रेज की तरफ से बना हुआ है, वो हमारा राजवा चुकेरा, वहाँ से आसिया वाला माइनर की हम टेल पे खड़े हैं इस वक्त। यहाँ से वो कोई 9-10 किलोमीटर है। सही।
हमें ये हमारे साथ कड़ाना माइनर गुजर रहा है महकमा नहर का, टोटली 3 किलोमीटर है ओके। और बहुत अच्छा लेवल है। सही। महकमे ने सर्वे किए हुए हैं, रिकमेंडेड है, फिजिबल है। 2016 से हमारा वो केस पोर्टअप हुआ हुआ है, लेकिन कभी ऊपर से फाइल नीचे चली जाती है, नीचे से फिर ऊपर आ जाती है, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। अगर वो हम वहाँ से पानी दे दें, इतना अच्छा लेवल है और ये सारे इलाके फिर हरे भरे हो सकते हैं। चलें चलें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जी आमिर वड़ाइच। सर पानी चोरी और ये जो भल सफाई, ये किस तरह से इस जमीन को अफेक्ट कर रही है? ये मसला हमारा ये है कि हमारा वो जिस तरह भाई ने पहले जिक्र किया कि राजबा चुकेरा है हमारा, जहाँ से पानी आ रहा है 1902-3 से पीछे, वो महकमाना इशू है, हमें नहीं पता क्यों नहीं आ रहा है। हमने एक फाइल पुट अप की थी 2016 में। ये राजबा किड़ाना है हमारे साथ 3 किलोमीटर इधर से, वहाँ से लेवल भी करवाया, महकमे ने खुद किया है। वहाँ से बहुत फिजिबल है पानी, हमें अगर आ जाए तो हमारे सिट्रस के बागात ठीक हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैं 95 से हूँ। सर आपका नाम? शुएब नाम है मेरा। सर मुझे ये बताइए कि क्या मसले हैं, क्या इनका हल है, क्या किया जा सकता है? जो सबसे मेन इशू है वो तो पानी का इशू है सारे फार्मर्स के लिए। देखिए हम जितनी खाद लगा लें, जितनी मेहनत कर लें, जब तक पानी नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम पूरा साल भी अगर मेहनत करते रहें, पानी नहीं आएगा तो हम जीरो हैं। बिल्कुल। कोई टस से मस नहीं होता। वक्ती तौर पे जी पता चलता है जो फाइल उधर गई हुई है, उधर से पता चलता है उधर गई हुई है, इसी तरह ही चल रहा है। लेकिन जो अभी रिसेंटली 2016 में हमें एक फाइल पुट की है, उस पर कुछ एतराज़ात लगते रहे और मूव करते रहे, हम अपनी चीज़ें देते रहे हैं। तो बस हम यही चाहते हैं कि उसको परसू किया जाए। वो इधर फिजिबल भी है, साथ ही 2-3 किलोमीटर पे यहाँ पे नहर है। अब ये देखें ना, जहाँ आप खड़े हैं इसकी तीनों साइडों पे नहरें हैं, लेकिन रकबा बंजर हो रहा है। बिल्कुल। नाज़रीन, ये थे 95-96 जनूबी रकबे के लोगों के मसाइल। अब मजीद जानते हैं और लोगों से कि आखिर पानी के हवाले से उन्हें क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਸਰ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੈ, ਬਾਸਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲਈਦਾ। SDO ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਰਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਬਣਵਾ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ 7 ਕਸਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਕਸਰਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਚਦੀ। ਨਾ ਹੀ 6 ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਓਵਰਸੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਓਵਰਸੀਅਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਲੈਵਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖਾਲ ਪੁਖਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ, ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਵਲ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਉਹ 6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 8 ਇੰਚ ਤੱਕ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਭੈੜਾ ਓਵਰਸੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੈਵਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਟੈਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ, SD ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆ ਸਕਨੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਹੱਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਿੰਨੂ, ਅਮਰੂਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦਮ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰ ਤਬਾਹੀ ਲੱਥੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਟੂਲ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿੰਨਤ ਹੈ, ਤਰਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ।
नाज़रीन, आईने का एक रुख तो निहायत खूबसूरत और दूसरा रुख इतना भयानक है कि दिल खून के आंसू रो रहा है। यहाँ के अवाम से बात करके पता चला कि वो कितने मजबूर हो चुके हैं, उनकी बर्दाश्त की एक हद हो चुकी है। मतलब यहाँ के जो इरिगेशन अफसरान हैं उनके पास जा के धक्के खा के चक्कर लगा के उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। हाँ, हमारी ज़मीन हमारे हाथों से जा रही है, यहाँ की जो फर्टिलिटी है वो यहाँ से जा रही है। हालांकि ये जो इलाका है ये चारों तरफ से नहरी पानी से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला है वो पानी का पानी टेल पर ना पहुँचना। उसके अलावा यहाँ पर पानी चोरी आम है, यहाँ पर भल सफाई का काम सही तरीके से नहीं किया जा रहा। और यहाँ पर लोगों ने कुछ जो अफसरान हैं उनके नाम लिए हैं, जिनमें एक्सीएन है यहाँ के मुजफ्फर जप्पा, उसके अलावा यहाँ के एसडीओ हैं आरिफ कुरैशी, फिर हाजी रमज़ान यहाँ के जो ज़िलादार हैं। ये वो लोग हैं जिनके यहाँ के लोगों ने नाम लिए हैं कि ये कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ, रिश्वतखोरी में, करप्शन में ये लोग आगे हैं, ये अफसरान मतलब सरे फहरिस्त हैं, लेकिन रिस्पॉन्स में कुछ नहीं कर रहे। और ये लोग जाते हैं, इनके डेज, इनको टाइम दिया जाता है, इनको तारीखें दी जाती हैं, लेकिन किया कुछ नहीं जाता। और इसमें नुकसान सिर्फ इन किसानों का नहीं है, इसमें नुकसान इस इलाके का है, इस ज़मीन का है, इसकी फर्टिलिटी का है, हमारे मुल्क का है। ये जो यहाँ पर फ्रूट है या कोई भी फसल आती है, अमरूद है, किन्नू है या कुछ भी है, ये हमारे मुल्क के ज़र मुबादला में बड़ा काम कर रहा है। अगर यहाँ से ये चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी तो कल को हमें ये सब चीज़ें महंगे दामों में बाहर से मंगवानी पड़ेंगी। तो यहाँ के लोगों का मुतालबा है और हमारी भी दरख्वास्त है कि जो यहाँ का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जिसमें चीफ आ जाते हैं, मिनिस्टर आ जाते हैं, सेक्रेटरी इरिगेशन है, उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा लोगों के ये जो मसाइल हैं उनका जल्द अज जल्द, बल्कि एक ही मसला है पानी का मसला, उसको हल किया जाए। इसका सोल्यूशन है, उसको हल किया जा सकता है और इसमें हम सबका फ़ायदा है। तो ये लोगों की आवाज़ सुनो चैनल की तरफ से हम आपकी तरफ लेके आए और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे चैनल का जो एक खुसूसी प्रोग्राम है ऐसा क्यों, उसमें इस ज़िला की जितनी भी पानी से रिलेटेड कारकर्दगी है उस पर एक हम मुकम्मल कंप्लीट जामे खुसूसी प्रोग्राम करने वाले हैं। कुदरत का एक हसीन नज़ारा एंजॉय कर रही हूँ और इस नज़ारे को कहते हैं किराना पहाड़ियाँ। और ये पहाड़ियाँ सकाफत, तारीख और फितरत का एक अहम संगम है। इन पहाड़ियों को कहा जाता है, यहाँ पर जो यहाँ के लोकल्स हैं वो इन्हें स्याह पहाड़ कहते हैं इनके रंग की वजह से। और ये किराना बार के जोग्राफियाई खित्ते में आती हैं और देखा गया है कि ये सरगोदा, झंग और चिन्योट तक 40 मील तक फैली हुई हैं। इनमें जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो तकरीबन 980 फीट उसकी ऊंचाई है और उसको कोह किराना कहते हैं। कहते हैं कि इन पहाड़ियों का जिक्र हिंदुओं की मुतबर्रक किताब रामायण में भी आया है और तो और बड़ी देवमालाई कहानियों में इनका जिक्र मिलता है। और साथ ही साथ हमारे बहुत से वलीउल्लाह भी यहाँ पर आए और ये पहाड़ियाँ उनका मस्कन रही हैं। तो इस वक्त मैं इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ देखिए और इसके बाद अभी और बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको दिखाने हैं। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। वाह 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 वाह, शायर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी महबूब को तकलीफ देने की। मतलब पत्थरों पे चलना नहीं होता आसान। खैर ये तो बात जाए साइड पे, यहाँ आने का मकसद और पत्थरों पे शेर सुनाने का मकसद ये था कि पत्थरों को लेके एक ही शेर मुझे आता था, वो मैंने पढ़ दिया। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं किराना हिल्स की सैर कर रही हूँ और व्यू बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ेदार है। और ये पत्थरों के बारे में आपको एक फैक्ट बताती चलूँ कि यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी पत्थर मार्केट कायम है। बहुत खूबसूरत बात हमारे मुल्क की सन्नत के लिए, काम के लिए, बिज़नेस के लिए। लेकिन इसके साथ ही अगर देखा जाए इसका एक दर्दनाक पहलू भी है, वो ये कि ये जो पत्थर हैं ये इन्हीं पहाड़ों से तोड़ के, तराश के निकाले गए हैं। अगर देखा जाए तो ये पहाड़ हमारे इस खूबसूरत सरजमीन की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तकरीबन 400 से ज़ायद यूनिट्स हैं
स्टोन क्रशिंग के जो काम कर रहे हैं, तो सोचें 400 यूनिट्स अगर काम कर रहे हैं, इन पहाड़ों को तोड़ने का जिम्मा ले चुके हैं वो, तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। ये खूबसूरती जो मैंने अभी आपको दिखाई, और हमारी आने वाली नस्लों के लिए तो ये बाकी बचेगा नहीं, और ये सारा कुछ एक किस्सा पारीना वाली बात हो जाएगी। तो अब क्या किया जा सकता है, दोनों काम चलेंगे, दुनिया है, सब कुछ चल रहा है। तो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको एक मैंने सैड पहलू भी बता दिया। नाज़रीन, मैं इस वक्त ज़िला सरगोदा की एक तहसील सिलावाली में मौजूद हूँ, और इस तहसील का हैंडीक्राफ्ट्स की दुनिया में कोई सानी नहीं है। ये किसी तारीफ़ की मोहताज ही नहीं है। इस वक्त मैं एक दुकान में मौजूद हूँ, और यहाँ पर ऐसा खूबसूरत क्रिएटिव आर्टिस्टिक पीस पड़ा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन दिखाऊंगी ज़रूर। और इन खूबसूरत फ़न पारों को तख्लीक करने वाली सलाहियतों से भरपूर एक शख्सियत मेरे साथ हैं, उन्हीं से मिलवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रियाज मुगल साहब, और जानते हैं कि आखिर ये सब क्या है, क्यों है और कब से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने इतनी खूबसूरत सकाफत को ज़िंदा रखा हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि आप ये बस चलते फिरते काम शुरू कर दिया कि आबाओ अजदाद से चलता आ रहा है काम? तो ये मैं बचपन से कर रहा हूँ, बिल्कुल जैसे इंतहाई मैं कम उम्री से काम कर रहा हूँ। अच्छा। वो इसलिए कि हमारा ये आबाई काम था। सिलावाली में हमारे बुजुर्ग जो है ना, ये इंडिया से लाए थे। ये ज़िला करनाल था, तहसील कैथल थी हमारी। अच्छा। 8 दरवाज़ों की तहसील थी ये, और वहाँ के जो लियाकत अली साहब थे वज़ीर आज़म, वो उनकी तहसील थी। और सीपा सलार रज़िया सुल्ताना साहबा और हज़रत शाह कमाल साहब का रोज़ा भी कैथल में है, तहसील थी। ये काम का मुझे बचपन से ही शौक़ था। मेरे बड़े भाई थे उस्ताद खालिद महमूद, जिनसे ये लेकर आर्ट चला है, जो मैं अभी लोहे की कलम से कर रहा हूँ। रियाज साहब से जब मैं बैठ के बात करने लगी थी, तो इन्होंने ना अपनी पॉकेट में पाकिस्तान का झंडा रखा हुआ था, वो यहाँ पे लगाया। तो कहते हैं कि ये जो सब कुछ है ये पाकिस्तान की वजह से है, मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान मुझसे है, तो मैं कहीं भी इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये झंडा लगाना नहीं भूलता। और मैं, वो कहते हैं ना कि इस बात पे मैं पिघल गई थी कि क्या बात है, ये होती हैं वैल्यूज़ आप जो देते हैं। मेरे जितने भी बास्केट या कोट्स वगैरह जो होते हैं ना, सूट वगैरह, मेरे हर में अलग-अलग से होते हैं पॉकेट के अंदर। ये एक नहीं है, जितने भी हैं ना उसमें अलग-अलग से मैंने रखे हुए हैं कि मैं भूल ना जाऊँ। तो ये क्योंकि हम पाकिस्तान से हमारी पहचान है, हम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान है तो हम सब कुछ है ना जी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला सरगोदा की एक तहसील भेरा में, और ये जो अहाता है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ये यहाँ की जामिया मस्जिद भेरा का अहाता है। और इस मस्जिद की एक बड़ी तारीख़ी अहमियत है, वो ये है कि इस मस्जिद को एक अजीम लीडर, एक अजीम एडमिनिस्ट्रेटर शेरशाह सूरी ने तामीर करवाया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मकबरे तामीर करवाए, किले तामीर करवाए, कुएँ, सराय। और इस मस्जिद की अगर तारीख़ की बात करें तो इसको 1541 में तामीर करवाया गया था, लेकिन जब सिख यहाँ पर आए तो उस दौर में तकरीबन 1799 की बात है, इसको अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था।
और इसकी जो बुनियाद है ये वही है जो शेरशाह सूरी ने तामीर करवाई थी, लेकिन इसके जो दरो दीवार हैं वो वक्त के साथ साथ आते गए लोग और मुरम्मत करवाते रहे, चेंज होता रहा। इस मस्जिद के अहाते में आज भी तकरीबन 10,000 के करीब लोग नमाज अदा